रामेश्वरम के एक साधारण और कम शिक्षित परिवार में सन 1931 में एक बालक का जन्म हुआ। अपनी मेहनत और लगन से वह बढ़ते-बढ़ते महान वैज्ञानिक बन गए। उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति सारी दुनिया में फैल गई। जी हाँ, वही हैं डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन भर तप करते रहे, जागती आंखों से सपना देखना और उन्हें पूरा कर दिखाना, यही उनका स्वभाव रहा। उनके जीवन की कहानी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों के विकास की कहानी है। भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में उनका भरपूर योगदान है। उनकी दो पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई, 21वीं सदी का भारत और अग्नि की उड़ान। शमशेर अहमद खान उत्साही लेखक हैं। उन्होंने 42 बाल कहानियाँ शीर्षक से 2 संकलन तैयार किए थे, जिनका अच्छा स्वागत हुआ। देश के कई भागों की यात्राएं करके भी उन्होंने बच्चों के लिए रोचक यात्रा पुस्तकें लिखी। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम की यह प्रेरक जीवनी अपनी तरह का अनूठा प्रयास है। कई बरस पहले ही ऐसी पुस्तकें छपनी चाहिए थी। देशभक्त वैज्ञानिक की जीवनी का अच्छा स्वागत होगा, ऐसा विश्वास है। शमशेर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जिनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके ऊपर एक छोटी पुस्तक छपी थी जिसका लेखक थे शमशेर बहादुर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज़ादी के पहले तक जिस देश में सुई तक न बिकती थी, उसे आज़ादी के बाद कुछ दशकों के भीतर विश्व के उन शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर देना कोई आसान काम नहीं था, जिनकी रक्षा तकनीकों का लोहा सारा विश्व मानता रहा है। इस मुश्किल काम को इतनी सहजता से अंजाम देने का श्रेय जिस महान रक्षा वैज्ञानिक को जाता है, उनका नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अपने चिरपरिचितों और शेष विश्व के बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात उनकी अद्वितीय प्रतिभा और उनका अथक परिश्रम ही है, जिसने भारत को रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि विश्व की महाशक्तियों के बीच लाकर प्रतिष्ठित किया। भारतीय रक्षा विज्ञान की तो धुरी हैं वे, उन्हीं से तो होता है भारतीय रक्षा विज्ञान की गौरव गाथा का समारंभ। किंतु भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान भी उनके अमूल्य अवदानों का ऋणी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा विज्ञान के प्रतीक पुरुष सहीखे हैं, जो अपने जीवन काल में ही कुंदित बन गए। रक्षा शोध एवं विकास के क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़े प्रतिष्ठानों और ठंडे बस्ते में दबी पड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को उनकी प्रेरणास्पद उपस्थिति और समर्पित सक्रियता ने न केवल नई गति प्रदान की, बल्कि उनमें नई चेतना का संचार करते हुए उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया जो स्वयं में बेशक मंजिल ना सही, किंतु बाकी दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय अवश्य रहा है। विद्वता और उपलब्धियों की ऐसी प्रकाष्ठा का संस्पर्श करने के बावजूद महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के अति सामान्य परिवार से आते हैं, और यहाँ तक कि उनका परिवार बहुत पढ़े लिखे लोगों का परिवार भी नहीं था। किंतु शिक्षा के प्रति एक ललक उनके परिवार में अवश्य थी, और यही वजह थी कि शिक्षा की जिस चरम परिणति का संस्पर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया, वह उनके परिवार की शिक्षा के प्रति लालसा का प्रतिफल था। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिष्ठा देश के प्रत्येक बालमान के लिए एक आश्वासन है कि संकल्प यदि घना है तो अभाव और पृष्ठभूमि की अनुपलब्धता मनचाहे राह में पड़े रोड़े कदापि नहीं अटका सकती। विज्ञान को अपनी अभिवृत्ति बनाकर उपलब्धियों का अपने पक्ष में अंबार लगा देने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान के अनन्य साधक तो वे हैं ही, प्रतिदिन 18-18 घंटे काम करना उनकी सहज स्वाभाविक दिनचर्या है। साथ ही वे उच्च कोटि के भावपूर्ण कवि हैं और अपनी
व्यस्ततम दिनचर्या में से जब तब समय निकालकर वीणा वादन का रियाज भी करते हैं। संघर्षों के अग्निपथ पर चलता रहा है उनका जीवन, लेकिन उन्हें तनिक परवाह न रही कभी अपने पाँव में पड़े फफोलों की, क्योंकि उनकी दृष्टि में बसा रहा है अपने देश को तकनीकी रूप से सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान बना सकने का सपना। भारतीय रक्षा विज्ञान के इस शिखर पुरुष का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम के एक मध्यवर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। अब्दुल कलाम का घर प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर से 10 मिनट के पैदल रास्ते पर था। रामेश्वरम के जिस गली में ये रहते थे वह मुस्लिम बहुल इलाका था, किंतु वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका मकान 19वीं सदी में चूने, ईंट और पत्थर का घना पक्का बना बड़ा मकान था। जिस गली में वे रहते थे वह मस्जिद वाली गली कहलाती थी। अब्दुल कलाम के पिता श्री जैनुलाब्दीन एक सीधे साधे सरल इंसान थे। उन्होंने न तो कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी और न ही कोई धनी व्यक्ति थे। फिर भी वे बुद्धिमान और उदार इंसान थे। उनका व्यक्तित्व तो आकर्षक था। वे लंबे चौड़े और सुंदर कद-काठी के इंसान थे। वे आडंबर और ऐशो आराम की वस्तुओं से कोसों दूर रहते थे। वे अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते थे, इसीलिए वे प्रतिदिन अपनी सभी पुत्रों को शाम की नमाज के लिए मस्जिद ज़रूर ले जाते। शाम की इस नमाज को मगरिब की नमाज कहते हैं। यह नमाज अरबी में पढ़ी जाती थी, इसलिए इसका अर्थ अब्दुल कलाम की समझ में नहीं आता था, लेकिन बालक कलाम को पूरा विश्वास था कि उनकी नमाज ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर विभिन्न धर्मों के लोग अब्दुल कलाम के पिता जी की प्रतीक्षा कर रहे होते। इस समय पिताजी दुआ पढ़ते हुए उनके लाए कटोरे में अपनी अंगुलियों डुबोते जाते। उनके दम किए गए पानी को लोग या तो मरीज को पिला देते या उन पर छिड़क देते। उनके पिताजी की दुआओं का असर मरीजों पर हो रहा है, इसका पता तब चलता है जब लोग उनका शुक्रिया अदा करने उनके घर आते। लेकिन उनके पिताजी सदैव मुस्कुराते और वे उस परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करने को कहते हैं। नमाज की बारीकियां अक्सर बालक कलाम को उनके पिताजी बताया करते, जैसे नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं होता। नमाज लोगों के बीच भाईचारे की भावना को प्रबल करती है। जब नमाज पढ़ी जाती है तब नमाजी का शरीर इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जिसमें दौलत, आयु, जाति और धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। कलाम के पिताजी जहां लोगों के बीच एक नेक इंसान थे और उनकी दुआएं लोगों को परेशानियों से छुटकारा दिलाती थीं, वहीं है अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में सहज ढंग से समझा देते। बालक कलाम को एक बार उन्होंने बताया, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर, जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह दैवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों, दुखों और समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उसका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करती है। जब कलाम पूछते, आप यह बात उन लोगों को क्यों नहीं बताते जो आपसे सलाह मांगने आते हैं, तब पिता जी कलाम को ऐसे देखते मानो अपने बच्चे की जांच कर रहे हों और भरोसा हो जाने पर गहरी संवेदना से बोलते। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पाने वाली
हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालांकि हर जगह हर बार यह सही नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और कलाम के पिता अभिन्न मित्र थे। दोनों पारंपरिक वेशभूषा के आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते। उनकी परस्पर चर्चा का बालक कलाम के मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कलाम के पिता की दिनचर्या फौ पटने के पहले सुबह 4 बजे फजर की नमाज से प्रारंभ हो जाती। नमाज अदा करने के बाद वे 4 मील दूर स्थित अपने नारियल के बाग जाया करते और वहां से दर्जन भर नारियल अपने कंधे पर लाद कर लौटते। फिर शुरू होता है उनका नाश्ता। उनकी यही दिनचर्या छठे दशक तक बनी रही। कलाम के पिताजी न केवल एक गृहस्थ थे, बल्कि उन्होंने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ लकड़ी की नौकाएं बनाने का कारोबार भी शुरू किया था। उनका यह कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था कि एक दिन समुद्र में तूफान आया और उनका यह कारोबार ठप पड़ गया। कलाम के बड़े भाई का नाम मुस्तफ़ा कमाल और छोटे भाई का नाम कासिम मोहम्मद था। उनकी बड़ी बहन जोहरा थी। उनकी माँ का नाम आसियम्मा था। वे ऊंचे घराने की बेटी थी। उन दिनों उनके घराने का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी भी प्रदान की थी। कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। आसियम्मा न केवल उदार बल्कि नेक, भली और दानशील महिला भी थी। वे प्रतिदिन अनेक भूखे प्यासों को अपनी रसोई में खुद खाना बनाकर खिलाती। यद्यपि उनकी रसोई साधारण थी, तथापि वे बड़े मनोयोग से लजीज भोजन बनाती। बालक कलाम अक्सर रसोई में नीचे बैठकर खाना खाता। उनके सामने वे केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित व स्वादिष्ट सांभर देती और इसके साथ घर का बना अचार और नारियल की चटनी होती। कलाम बड़े मनोयोग से खाने का आस्वाद लेते। बालक कलाम का बचपन रामेश्वर में बड़ी उन्मत्तता से बीता। उनके अंतरंग मित्रों में अहमद जलालुद्दीन थे। यद्यपि वे उनसे आयु में 15 वर्ष बड़े थे, तथापि वे प्रतिदिन समुद्र तट पर साथ घूमते। इस दौरान वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते। समुद्र तट पर जाने से पूर्व शिव मंदिर की अगाध श्रद्धा से परिक्रमा करते, जो उनके रास्ते में पड़ता था। बचपन के उनके घनिष्ठ मित्रों में रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी शास्त्री का बेटा था, जबकि अन्य 2 भी ब्राह्मण परिवार से थे। जलालुद्दीन कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताया करते थे। जलालुद्दीन पढ़े लिखे इंसान थे और अंग्रेजी का ज्ञान उनका काफ़ी अच्छा था। वे देश दुनिया के समाचारों से भी अवगत कराते रहते थे, जिससे वे बराबर बालक कलाम को जानकारी देते रहते थे। कलाम के एक चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। पामबन से आने वाली अकेली ट्रेन थी जिससे अखबार सुबह रामेश्वरम स्टेशन पर पहुंचते थे। उन दिनों रामेश्वरम में अखबार की 1000 प्रतियां बिकती थीं। बालक कलाम अखबार की प्रतियों बांटने से पूर्व उनके चित्रों को देख लिया करते। कलाम जब 8 वर्ष की अवस्था में थे तब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। एकाएक तभी इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। बालक कलाम इन बीजों को इकट्ठा करते और मस्जिद वाली गली के एक परचून की दुकान में बेच आते। इससे प्रतिदिन एक आना की आमदनी कर लेते। विश्व युद्ध की खबरें अक्सर जलालुद्दीन उन्हें बताते रहते, किंतु बाद में बालक कलाम दिनमणि के शीर्षकों को पढ़ लिया करते।
तथा चित्रों को देख लिया करते, जो उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन की दुकान पर पढ़ने को मिल जाया करता था। इसी समय जब मित्र देशों की सेनाओं को विश्व युद्ध में शामिल होने का दबाव पड़ा, तब देश के एक प्रकार का आपातकाल घोषित हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस गाड़ी में सुबह अखबारों के बंडल रामेश्वरम पहुंचते थे, उस गाड़ी का ठहरना बंद हो गया। ऐसी हालात में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में उन बंडलों को गाड़ी से झेलने और नीचे गिरे बंडलों को उठाने की जिम्मेदारी कलाम ने ले ली। इस प्रकार शमसुद्दीन ने उसको पहली तनख्वाह मिली। बचपन में उन्हें ईमानदारी, आत्मानुशासन उनके पिता से मिला और उनमें ईश्वर में विश्वास तथा करुणा का भाव माता जी से मिला। उनके 3 भाई बहन शमसुद्दीन, जलालुद्दीन और जोहरा का उनके व्यक्तित्व के विकास में अद्वितीय योगदान रहा। प्रतिवर्ष होने वाले सीताराम विवाह समारोह के दौरान उनका परिवार विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों का प्रबंध किया करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था, जिसे राम तीर्थ कहते थे, जो उनके घर के पास था। इसका भी प्रभाव बालक कलाम के मन पर पड़ा। इसके अतिरिक्त उनकी दादी और माँ सोते समय बच्चों को रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं भी सुनाती थीं, जिनकी उनके व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका रही। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। 5वीं कक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम शॉर्टेज हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। शॉर्टेज हाई स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इंटरमीडिएट के लिए तिरुचिरापल्ली अर्थात तिरुचिरापल्ली गए और यहाँ 1950 में इंटरमीडिएट के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। 4 वर्षों की निरंतर पढ़ाई के बाद उन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीएससी के उपरांत उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए परीक्षा दी। जिस समय कलाम रामेश्वरम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे, उस समय सामान्य ज्ञान की पुस्तकें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं, बल्कि दुर्लभ थीं। तब वे स्थानीय क्रांतिकारी STR मनिक के निजी पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन नए शिक्षक उनकी कक्षा में आए। कलाम टोपी पहना करते थे, जो उनके मुसलमान होने का प्रतीक थी। कक्षा में वे हमेशा आगे की पंक्ति में बैठा करते थे और उनके साथ उनका घनिष्ठ मित्र जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री बैठते थे। नए शिक्षक को हिंदू लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। शिक्षक ने कलाम को पीछे वाली बेंच पर चले जाने के लिए कहा। उस समय कलाम को बहुत बुरा लगा और उनके मित्र रामानंद शास्त्री को भी बहुत खला। कक्षा में उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्कूल से छुट्टी के उपरांत उन्होंने सारी घटना अपने घर वाले को बता दी। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को घर बुलाया और साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाए। उस शिक्षक ने न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि उस नौजवान शिक्षक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी आ गया। इसी प्रकार एक घटना और हुई, जिससे कलाम को 2-4 होना पड़ा। कलाम के विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी। उनके शिक्षक इस रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही थी। एक दिन उन्होंने कलाम को खाने पर घर बुलाया। उनकी पत्नी को जब एक मुसलमान लड़के को घर पर भोजन करने की सूचना मिली, तो वे बहुत परेशान और भयभीत हुई। उन्होंने कलाम को अपनी रसोई में खिलाने से इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर पत्नी के रुख से जरा भी न तो विचलित हुए और न ही क्रोध आया।
बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना परोसा और बाहर आकर उनके पास ही अपना खाना लेकर बैठ गए। उनकी पत्नी यह सब रसोई के दरवाजे से पीछे खड़ी गौर से देखती रही। खाना खाने के बाद लौटते समय अय्यर महोदय ने अगले हफ्ते रात के खाने पर पुनः आने को कहा। कलाम की हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार जब आस्था बदलने की बात होती है तो इस प्रकार की समस्या आने लगती है। अगले हफ्ते जब कलाम अपने शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर के घर पर भोज पर गए तो उनकी पत्नी उनको रसोई में ले गई और अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। जब 5वीं कक्षा कलाम ने उत्तीर्ण की तब आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उस समय कलाम के पिता संजीदा होकर बोले, अबुल, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। इसी समय कलाम की मां ने हिचकियों के बीच खलील जिब्रान का हवाला देते कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। इसी समय कलाम के पिताजी चारों भाइयों को मस्जिद ले गए और पवित्र कुरान से अल फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। रामेश्वरम स्टेशन पर छोड़ते समय उनके पिताजी ने कहा, इस जगह तुम्हारा शरीर तो रह सकता है लेकिन तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारे मन को तो कल के उस घर में रहने जाना है जहां हमसे कोई भी रामेश्वरम से वहां नहीं जा सकता और ना ही सपनों में देख सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। रामनाथपुरम में आगे की पढ़ाई के लिए कलाम के साथ उनके भाई जलालुद्दीन और शमसुद्दीन आए। कलाम को यहाँ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन पिताजी के सपने को साकार करने के लिए उसे कठिन मेहनत करनी थी। कलाम को रामेश्वरम की बड़ी याद आती थी और वह रामेश्वरम जाने का हर अवसर तलाशते रहते थे। रामनाथपुरम में हाई स्कूल की पढ़ाई के समय कलाम के एक शिक्षक थे जिनका नाम था अय्यादुर्रे सोलोमन। वह न केवल स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और छात्रों को हौसला अफजाई करते रहते थे, बल्कि जिज्ञासु छात्रों के लिए आदर्श मार्गदर्शक भी थे। कलाम का संबंध गुरु शिष्य के संबंधों से हटकर काफ़ी प्रगाढ़ था। वे अक्सर कहा करते थे, एक कुशल शिक्षक से कमज़ोर छात्र जो सीख पाता है उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमज़ोर शिक्षक से कहीं अधिक सीख जा सकता है। इसी प्रकार वे कहते हैं, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए 3 शक्तिशाली ताकतें समझनी होती हैं: इच्छा, आस्था और उम्मीद। अय्यादुर्रे सोलोमन एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते रहते थे। उन्होंने कलाम को प्रोत्साहित किया कि वह भी निष्ठा एवं विश्वास से अपनी नीयत बदल सकता है। कलाम के 10वीं कक्षा के गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर थे। वे बड़े सरल थे। एक बार की बात है, जब वे अनजाने में उनकी कक्षा से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कलाम की गर्दन पकड़ कर भरी कक्षा के सामने बेंत लगाई। कई महीनों बाद जब गणित में कलाम के पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालयों और अपने शिक्षक का गौरव बनने जा रहा है। रामकृष्ण अय्यर द्वारा कही गई यह उक्ति एक भविष्यवाणी थी। सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में
उन्हें फादर टी.एन. सेक्यूरिया जैसे शिक्षक मिले। वे न केवल अंग्रेजी पढ़ाते थे बल्कि छात्रावास के वार्डन भी थे। फादर सेक्यूरिया प्रतिदिन छात्रावास में बाइबल लिए हर छात्र से रात में मिलते। वे सदैव छात्र की पल पल की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। इसी प्रकार भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने कलाम को परमाणुवीय भौतिकी और पदार्थों के अर्ध जीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियोएक्टिव क्षय के बारे में ज्ञान कराया। MIT की पढ़ाई के दौरान जिन 3 शिक्षकों ने अप्रकट सोच को मूर्त रूप दिया उनके नाम थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर कलाम को वैमानिकी गतिकी पढ़ाते थे। वे ऑस्ट्रियाई थे और वैमानिकी इंजीनियरिंग का उन्हें खास अनुभव था। संयोग से वैमानिकी विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति थे, प्रोफेसर वाल्टर रेपेनथिन थे और MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ट टैंक थे। डॉक्टर कुर्ट टैंक वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग के जाने माने व्यक्तित्व थे। द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण लड़ाकू विमान फोक वुल्फ का डिज़ाइन उन्होंने ही तैयार किया था। बाद में डॉक्टर टैंक बेंगलोर चले गए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत तैयार किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक शिविर में कैद रखा गया था। इससे जर्मनों के प्रति उनमें घृणा भर गई थी। वे शांत और ऊर्जावान थे तथा वे नई नई तकनीकी के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। साथ ही यही उम्मीद वे अपने विद्यार्थियों से भी रखते थे। जब कभी कलाम ने उनसे वैमानिकी इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने के लिए विचार विमर्श किया तो उन्होंने यही कहा कि किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों की कमी या औद्योगिकी ढांचे का नहीं था। संकट तो अनुशासन और अपने चुनाव को युक्त संगत बनाने के बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। मैं इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि जब भी वे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उसमें देखने लायक बात यह है कि उस विषय में उनकी भीतर से रुचि और अंतःप्रेरणा भी है या नहीं। प्रोफेसर KAV पंदलाई एयरोस्ट्रक्चरल डिज़ाइन एवं एनालिसिस पढ़ाते थे। वे बहुत खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे। प्रोफेसर पंदलाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छिपे हुए और गोपनीय पहलुओं को खोलकर रख देते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव गणितज्ञ थे जो सिद्धांतिक वैमानिकी गतिकी पढ़ाते थे। कलाम ने उन्हीं से प्रेरित होकर गणितीय भौतिकी की दूसरे विषय के रूप में पढ़ने का मन बनाया। यदि प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गतिकी के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे कलाम को प्रेरित न करते तो उनके पास वैमानिकी डिजाइनों की समीक्षा के लिए सर्जिकल नाइफ और विलक्षण औजार नहीं होता। कलाम के बड़े भाई मुस्तफ़ा की रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन रोड पर फॉर्चून की दुकान थी। जब कभी कलाम तिरुचि से रामेश्वरम आते तो वे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ एक घंटों के लिए दुकान कलाम के सुपुर्द कर जाते। कलाम यह देखते कि अधिकांश गरीब अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का बीड़ी सिगरेट जैसी वस्तुओं को खरीदकर किस प्रकार धुएं में उड़ा देते हैं। यहाँ से अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की शंखों एवं सीपियों की दुकान पर चले आते। कलाम जब रामेश्वरम में होते तो उनकी माँ
दक्षिण भारतीय मिठाई पोली बनाती। वे इस मिठाई को बनाने की इतनी सिद्धस्त थी कि वे इसे 12 प्रकार से बनाती, जिनका अपना अलग अलग स्वाद और सुगंध होती। घर के बाहर रहते समय कलाम को इस मिठाई की अक्सर याद आती थी। रामेश्वरम में कलाम के जो 3 मित्र रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे, उनमें रामानंद शास्त्री आगे चल के अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थयात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। कॉलेज के दिनों में कलाम के रूम पार्टनर में एक श्रीरंगम के रूढ़िवादी आयंगर परिवार से और दूसरा केरल का सीरियाई ईसाई था। कलाम हमेशा इनके साथ रहते थे और उनका अच्छा समय कट जाता था। कलाम को सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी करने के उपरांत जब MIT मद्रास में दाखिला लेने आया, तब उनके सामने पैसों की समस्या आई। इसके लिए उन्हें करीब 1000 रुपयों की ज़रूरत थी, जो उनके बस की बात नहीं थी। एक बार जलालुद्दीन के साथ उनके पिता ने नाव बनाने का कारोबार किया था, लेकिन समुद्री तूफान ने सब नष्ट कर दिया, इसीलिए पिताजी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ऐसी हालात में ऐन वक्त पर उनकी बड़ी बहन जोहरा सामने आई। उन्होंने कलाम की फीस के लिए अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। उनकी बहन और उनके जीजा जलालुद्दीन में कलाम की योग्यता एवं क्षमताओं को लेकर गहरा विश्वास था। यही वजह थी कि कलाम ने अपनी कमाई से उनके गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी। उस समय कलाम के सामने केवल एक ही रास्ता था कि वह कड़ी मेहनत करके छात्रवृत्ति हासिल करें। MIT में पढ़ाई के दौरान उड़ान संबंधी मशीनों का विभिन्न कार्य प्रणालियों समझाने के लिए प्रदर्शन के तौर पर रखे 2 विमान कलाम को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते थे। दूसरे छात्रों के छात्रावास लौट जाने के उपरांत कलाम वहां घंटों बैठे रहते। उस समय वह एक पक्षी की भांति स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने की मनुष्य की इच्छा के विषय में सोचते। यही कारण था कि जब पहला साल पूरा करने के बाद कलाम को विशेष विषय पर चुनाव करना था, तो उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और उसे ही अपना विशेष विषय बनाया। MIT का तीसरा वर्ष पूरा करने के उपरांत कलाम को एक परियोजना का काम सौंपा गया, जिसमें नीचे आकर करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा गया था। इस परियोजना में उनके साथ 4 और साथी थे। इस परियोजना में कलाम के वायुगतिकी डिज़ाइन तैयार करने और ड्राइंग बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि टीम के अन्य साथियों को विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और उपकरणों की डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक दिन कलाम के डिज़ाइन शिक्षक प्रोफेसर निवासन ने, जो उस समय MIT के निदेशक थे, उनके काम की समीक्षा की और उसे निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। यद्यपि काम की देरी के लिए कलाम ने उनसे कई बार माफ़ी मांगी और अपनी सफाई दी, किंतु प्रोफेसर निवासन ने एक न सुनी। अंत में कलाम ने काम पूरा होने के लिए 1 महीने का समय मांगा, लेकिन वे गंभीरता से बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर सोमवार सुबह तक यह ड्राइंग मुझे नहीं मिलती तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। कलाम यह सुनकर हतप्रभ हो गए। छात्रवृत्ति कलाम के लिए सब कुछ था, और यदि वह वापस ले ली जाती तो वह एकदम असहाय हो जाते। कलाम के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वे उसके निर्देशानुसार अपना काम पूरा कर सकें। उस रात कलाम ने खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करते रहे। अगली सुबह केवल 1 घंटे के लिए समय निकालकर नाश्ता किया। रविवार को उनका काम पूरा होने के करीब था कि तभी अचानक कलाम को लगा कि उनके कमरे में कोई है। प्रोफेसर निवासन सीधे जिम खाना से आकर टेनिस के कपड़ों में
उन्हें देख रहे थे। उनका काम देखकर उन्होंने कलाम को गले लगा लिया और प्रशंसा करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। प्रोफेसर निवासन ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए जो समय मैंने तुझे दिया है उससे संभव नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। परियोजना की शेष अवधि के दौरान कलाम ने MIT की तमिल संगम द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका विषय था, आइए अपना खुद का विमान बनाएं, जिसे कलाम ने अपनी मातृभाषा तमिल में लिखा था और कलाम प्रतियोगिता जीत गए। कलाम को प्रथम पुरस्कार लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन के संपादक देवन ने दिया। MIT से जुड़ी यादों में कलाम के लिए विदाई समारोह में सामूहिक फोटो सेशन की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्नातक पास करने वाले सभी छात्र 3 पंक्तियों में खड़े थे और सभी प्रोफेसर आगे वाली पंक्तियों में बैठे हुए थे। प्रोफेसर स्पॉन्डर खड़े हुए और उन्होंने कलाम को देखा। कलाम तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। यहाँ आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो, प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा। उन्होंने दोबारा कलाम को बुलाते हुए कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र, सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। कलाम प्रोफेसर स्पॉन्डर के पास जाकर बैठ गए। विदाई देते समय स्पॉन्डर ने कलाम से कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करें, तुम्हें सहारा दें, तुम्हें रास्ता दिखाएं और भविष्य की यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। MIT से कलाम प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर चले गए। वहाँ उन्होंने एक टीम के सदस्य के रूप में इंजनों की मरम्मत का काम किया। हवाई जहाज़ के इंजन पर अपने हाथों से किया गया काम काफ़ी सीखने वाला था। HAL में दोनों तरह के इंजनों, पिस्टन इंजन और टरबाइन इंजन की मरम्मत का काम कलाम ने किया। यही कलाम ने दहन के बाद के सिद्धांत पर काम करते हुए गैस गतिकी एवं विसरण प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्ट अवधारणाओं के भेद खोजे। कलाम ने यही रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेशनों का प्रशिक्षण भी किया। इसी दौरान उन्होंने क्रैंकशाफ्ट की जांच का कार्य तथा इसी तरह घुमाव के लिए दृढ़ एवं क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का भी काम सीखा। उन्होंने सुपर इंजनों पर लगे पंखों के अंशांकन का भी काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दबाव प्रणाली एवं त्वरण सहगति नियंत्रण प्रणाली को समझा और टर्बो इंजन में वायु प्रणाली के बारे में भी जाना।